आदरणीय मंच पर उपस्थित सभी प्रशासनिक अधिकारी व बुलाए गए सभी गणमान्य, हमें यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के टॉपिक के ऊपर बुलाया गया था। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी बात राजस्थान के क्लाइमेट के ऊपर करना चाहता हूँ। राजस्थान के क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। जैसलमेर में जहाँ 100 mm वर्षा होती है, वहीं झालावाड़ में 1200 mm वर्षा होती है। ये बहुत हमने अपने क्षेत्रों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है। कहीं सेमी एरिड है, कहीं एरिड है, तो कहीं फ्लड प्रोन एरिया है, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र। तो हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जिले के अनुसार जहाँ पर विभिन्न दरों पर सूखा पड़ता है। जैसे 3 साल में एक बार, 4 साल में एक बार, 5 साल में, 8 साल में रिपीट होते हैं। और जिस प्रकार हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारी जो सरफेस की सोइल है उसका टेम्परेचर 1.8 डिग्री से 2.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है। इससे हमारे जमीन में जो माइक्रोब्स काम करते हैं, जो सूक्ष्म जीव काम करते हैं, जो क्रियाएं चलती रहती है, उन पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान इस देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन यहाँ पर फॉरेस्ट बहुत कम है। 4.19% देश का फॉरेस्ट कवर करता है राजस्थान, लेकिन यहाँ की सोइल में जो ऑर्गेनिक मैटर है वो सबसे कम है। और यहाँ पर जो बारिश है, जो आगे क्लाइमेट चेंज के रूप में होने वाला है, तो वो एनुअल रेट है, जो हमारी वार्षिक वर्षा है, वो बहुत कम होने वाली है। वह 1 दिन की या 5 दिन की वर्षाएं बढ़ने वाली है, जिससे कि क्या होगा कि बाढ़ जैसे आसार बनेंगे। तो मैं कुछ सजेशन देना चाहूँगा राज्य सरकार को, जिनके ऊपर वो काम करे। तो इसके लिए जो राजस्थान सरकार ने एक्शन प्लान बनाया है, तो मैं उसमें कुछ जोड़ना चाहूँगा। जैसे जो अपनी ग्रीन हाउस गैसेज होती है वो बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि घर घर C4 प्लांट लगाने की मुहिम चलाई जाए। जैसे एलोवेरा है, तुलसी, रामबास, कैक्टस, मनी प्लांट, ब्रोमाइड्स होते हैं, जैसे बहुत सारे पेड़, बेल, आंवला, ये इस राजस्थान की डिग्री के हिसाब से अनुकूलित है, बहुत कम पानी इनको चाहिए। वह जो विलायती कीकर जैसे पेड़ है, जो बहुत ज़्यादा पानी लेते हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, गलती से लगे हैं, उनको पूरे प्रोजेक्ट चलाकर घटाया जाए। और जो एक बात और आती है, राजस्थान में हमारे बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में सोलर प्लांट लगाए गए हैं। उन सोलर प्लांट्स का बहुत बड़ा एक विपरीत प्रभाव देखा गया है। वहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान बढ़ गया है। उनकी रखरखाव के लिए 1 सप्ताह में 4 करोड़ लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसका परिणाम यह हुआ कि 8 साल में 110 में से 100 जलाशय सूख गए हैं। तो ये हमें करना होगा कि जो सोलर प्लांट एक जगह लगाए गए हैं, उनकी जगह गांव-गांव में, घर-घर में सोलर प्लांट लगाए जाए, घर-घर में बायोगैस बनाई जाए। बायोगैस मॉडल्स हमने बहुत सारे विकसित करे हैं, फिक्स्ड टाइप, फ्लोट टाइप, बहुत सारे होते हैं, जिससे हमें अपनी पर्पज के हिसाब से एनर्जी मिल सकती है। तो हमारा जो राजस्थान है, वहाँ पर पूरे देश में सबसे ज्यादा कैटल्स पाए जाते हैं। राजस्थान में 60% राजस्थान ही कवर करता है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो मैथेन प्रोड्यूस होती है, 60% डेयरी से ही प्रोड्यूस होती है। तो हम बायोगैस बनाकर उस मैथेन को भी रोक सकते हैं, जिससे हमारा तापमान बढ़ने से रुकेगा। चौथा मैं सजेशन देना चाहूँगा कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की है राजस्थान में। राजस्थान सरकार इस पर सब्सिडी भी देती है, लेकिन इसको एक्शन प्लान में अपने में इंक्लूड नहीं किया है। जीरो बजट में होगा क्या, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है तो उसमें शुरू में 2 साल प्रोडक्शन घटता है, लेकिन जो सुभाष पालेकर विधि से नेचुरल फार्मिंग की जाती है उसमें 1% भी प्रोडक्शन नहीं घटता, बल्कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंटेंट है, जो हमारी राजस्थान की सोइल है, उसमें बहुत कम है। तो वो ऑर्गेनिक कंटेंट इसकी मदद से बहुत बढ़ सकता है, जल स्तर बढ़ सकता है, सोइल की क्वालिटी बढ़ सकती है। और इससे होगा भी क्या, जो हमारे हाईवे है आप देखते होंगे, दौसा का हाईवे या फिर अन्य हाईवे, उस पर गाय बहुत सारी होती है। तो इसमें क्या होगा, यदि हम घर ये प्रोजेक्ट चलाए नेचुरल फार्मिंग का, तो इसमें हमें गाय की जरूरत पड़ती है। हम जीवामृत, घन जीवामृत आदि बहुत सारे खाद में अन्य तरह की चीजें बना सकते हैं, पेस्टिसाइड बना सकते हैं। तो इसमें हमें गाय की जरूरत पड़ती है। तो घर घर गाय होगी तो अन्य चीजें परिवहन सुगम हो जाएगा, वह अन्य फायदे भी मिलेंगे। वह मैं आगे कहना चाहूँगा, जैसे माइनिंग की बात चली थी, तो माइनिंग ऐसा देखा जा रहा है, आप देखिए जहाँ पर भी वर्शिप होती है माइनिंग, पहाड़ों पर जहाँ भी मंदिर बने हुए वहाँ पर बिल्कुल कटाई नहीं। तो इनको भी इस प्रोजेक्ट से जोड़ा जाए, पहाड़ों का वनीकरण किया जाए, फॉरेस्टेशन किया जाए, वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोकल पीपल्स की मदद से वहाँ पर आस्था के स्तर भी बनाए जाए। और अब माइनिंग किस लिए हो रही है, घर बनाने के लिए माइनिंग हो रही है। अब घर बनाने के लिए पत्थर व अन्य सामग्री चाहिए, तो माइनिंग करनी पड़ेगी। लेकिन इसका एक अन्य सोल्यूशन हमारे वैज्ञानिकों ने खोजा है, वो है गोक्रीट से क्या होगा, बहुत मजबूत होती है, वह गर्मी को भी रेजिस्टेंट करने की उसमें पावर होती है। तो अपने राजस्थान के हिसाब से गोक्रीट भी चाहिए। वह यदि हम पर्यावरण की बात करें, वनों की कटाई होती है, तो सबके कुछ कारण होते हैं।
मनुष्य बिना प्राण के कुछ भी नहीं कर रहा। तो हम क्या है, जैसे अंतिम संस्कार करते हैं तो उसमें लकड़ियों की आवश्यकता पड़ती है, तो वहां पर भी हम गो काष्ठ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी इकोनॉमी जो पहले गो आधारित थी, हम उसको फिर से यदि गो आधारित बनाना चाहें तो उससे बहुत फायदा होगा। इसी प्रकार एग्रीकल्चर सेक्टर से हम आते हैं, तो इसकी बात करें तो हम यहाँ पर प्रेस्क्राइब करेंगे कि किसान क्रॉप रोटेशन करे, हर क्रॉप रोटेशन में पल्स क्रॉप ले, मिक्स क्रॉपिंग करे कि कोई एक फसल खराब भी हो जाए, कोई बीमारी आई है किसी देश से बाहर से या फिर अपने किसी अन्य राज्य से, तो अन्य फसल सुरक्षित रहे, ऐसी भी हमें तैयारी करके रखनी चाहिए। हमारा किसान कर्ज में ना डूबे, वो इंटर क्रॉपिंग भी करनी चाहिए। इससे देखा गया है कि सोल क्रॉपिंग से ज्यादा प्रोडक्शन इंटर क्रॉपिंग में मिल रहा है। वह हमें देसी बीजों का संरक्षण करना चाहिए। मैं यहाँ पर आपका ध्यान एक बिंदु पर एकत्रित करना चाहूंगा कि हरित क्रांति का हम अक्सर जिक्र करते हैं, लेकिन हरित क्रांति हुई किसके लिए थी? गेहूं में चावल के लिए हुई थी, जबकि राजस्थान का अधिकतर एरिया बाजरा, ज्वार आदि पर डिपेंड था। यहाँ पर गेहूं कोई व्यक्ति खाता था। तो हुआ क्या कि हमने हरित क्रांति को अपनाया, इससे हमें बहुत नुकसान हुआ। हमारी सोच की क्वालिटी की, वह हमारा बाजरा और अन्य चीजों से भी ध्यान हट गया। हम उसको बाजरा बहुत कम लोग खाते हैं। तो सरकार से मेरी ये दरखास्त है कि हम अपने क्षेत्र के हिसाब से क्रॉप का भी डिसाइड करें, वो एक बजट निकले कि इस क्षेत्र में सिर्फ ये क्रॉप सीखी जा सकती है। क्योंकि देखा जा रहा है जहाँ पानी नहीं है वहाँ भी लोग प्याज उगा रहे हैं, ऐसे ऐसी चीजें उगा रहे हैं। जब वहाँ पर पानी नहीं है तो इतनी पानी जिनको चाहिए चीजें, वो कैसे लोग उगा रहे हैं? वो अच्छा है कि राइस नहीं उगाया जाता, अन्यथा मिथेन प्रोडक्शन हमारा और ज्यादा बढ़ जाता। अब वाटर की बात करें तो 1% वाटर ही हमारा है पूरे इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ओनली 1% पानी है राजस्थान में। तो हमारा ये परिप्रेक्ष्य होना चाहिए कि जो भी नए हाउस बनाए जाए, जो भी नए घर बनाए जाए, उनमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जरूर होना चाहिए। बिना उसको अप्रूवल ही नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि 33 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के आसपास हमारा जल स्तर बढ़ता जा रहा है। एक और बिंदु है जिसकी ओर मैं ध्यान एकत्रित करना चाहूंगा, वो है आरओ प्लांट्स। आरओ प्लांट्स में होता क्या है कि हमारा 100 लीटर पानी है तो उसमें से 25 लीटर ही पानी साफ होता है, बाकी का 75 लीटर का पानी का क्या होता है, ये सोचकर आप अचंभित रह जाएंगे। वो इतना गंदा पानी होता है, उसको पीने के उसको किसी भी इस्तेमाल में नहीं ले सकते, उसको हम वापिस जमीन में भेज देते हैं। जो हमारा 75 लीटर पानी जो वेस्ट बचा है, 3/4 पानी वेस्ट बचता है, तो उसको हम वापिस जमीन में भेज रहे हैं, जिससे हमारा भूमिगत जल प्रदूषित हो रहा है। तो इस बिंदु पर भी ध्यान दिया जाए और इसके लिए उपयुक्त कार्यवाही की जाए। जो भी हमारे साथियों ने प्रेक्षक किया कि नहर लानी चाहिए, वो लानी चाहिए, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। और इसके अलावा मैं सुझाव देना चाहूंगा कि आप पानी को गर्म करके पिए, वो आरओ प्लांट से 100 गुना बेहतर होता है। इसके अलावा जो बोरवेल्स हो रहे हैं उसमें राजस्थान सरकार में मैं देख भी रहा हूँ कि इनमें कोई लॉ बना हुआ है, कानून बना हुआ है, लोग अपने घर में लगाते हैं और अपनी मनमर्जी से उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जरूरी है कि कोई लॉ बनाए जाए, मीटर्स लगाए जाए उसमें कि हम कितना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, अन्यथा भूमिगत जल है तो राजस्थान में वैसे ही 1% है वो घटता जाएगा। इसके अलावा कई जगह देखा जा रहा है कि जो नहर है उसमें भी लोगों ने पानी का भी अतिक्रमण हो रहा है, भूमि के साथ साथ पानी का भी अतिक्रमण सुनने को मिल रहा है। जैसे हम आते हैं भरतपुर क्षेत्र से, तो अलवर से आने वाली जो रूपा नदी है वहां पर उसमें अलवर में अतिक्रमण कर दिया है। ऐसे दौसा में तो नहर नहीं है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी ऐसा बहुत देखने को मिला है। ये स्पेसिफिक एरिया में लोगों ने नहरों पर भी अतिक्रमण कर दिया है। ऐसा करने से उधर की जो पर्टिकुलर क्षेत्र है उसकी पूरी जैव विविधता ही पूरी बर्बाद हो जाती है। जहाँ पर क्रॉप कभी राइस मिलेगी वहाँ बाजरा भी बड़ी मुश्किल से हो रहा है। तो इसके लिए हमको ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं सरकार से यह भी दरखास्त करना चाहूंगा कि अधिक से अधिक एक्सटेंशन वर्कर्स को ले, जो अब हम स्कीम्स तो बना देते हैं लेकिन हमारे किसान भाइयों को स्कीम्स का पता ही नहीं लगता। तो वो पता कैसे चलेगा? हमारे बीच एक्सटेंशन वर्कर हो, उनका डिप्लोमा कोर्स से भी बना सकते हैं, या फिर आप यदि पूरे वर्क से बनाना चाहें तो लेकिन ज्यादा पढ़ कीजिए। साथ ही मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे बीच स्वदेशी सेंटर्स भी बनाए जाए, क्योंकि हमारा एक क्लाइमेट चेंज में बड़ा टॉपिक रहता है ह्यूमन हेल्थ का। तो जैसे मैंने बताया कि नेचुरल फार्मिंग करें, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, और उससे ह्यूमन हेल्थ बढ़ेगी, क्वालिटी प्रोडक्ट बढ़ेगा। इसी प्रकार हमारी लाइफ स्टाइल बदलेगी, उससे भी हमारे जीवन पर, हमारे क्लाइमेट पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि स्वदेशी सेंटर्स खोले जाए। राजीव दीक्षित जैसे बहुत सारे लोग, सुभाष पालेकर जी और भी अन्य लोग हैं, उनकी प्रेरणादायी कहानियां यहाँ सुनाई जाए, उनकी जो किताबें हैं उनके डॉक्यूमेंट